हम एक टेस्ट है जिसका नाम है एमनियोसिंथेसिस, उसके बारे में बात करेंगे। एमनियोसिंथेसिस, ये एमनियो का मतलब है जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो पानी बेबी की चारों तरफ रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और अगर हम उस फ्लूइड को निकालते हैं कोई भी टेस्ट करने के लिए तो वो प्रोसीडियर का नाम है एमनियोसिंथेसिस। ये एक वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी स्किलफुल प्रोसीडियर है जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही करते हैं। ये करने का कारण बहुत सारे होते हैं जिसको हमें पहले चेक करना पड़ता है। नंबर 1 कारण होता है कि जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बिकॉज ये जो जेनेटिक स्क्रीन करते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर, जैसे डुअल मार्कर, अगर वो हाई रिस्क पॉजिटिव आता है, एंटी स्कैन वो हाई रिस्क आता है, तो हम उनकी इवैल्यूएशन, फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं चेक करने के लिए। अदर रीजंस आर, अगर मदर का एज मोर देन 35 होता है तो उनका प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और स्पेशली NIPT नाम का एक टेस्ट है जो नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, अगर वो पॉजिटिव आता है तो भी एमनियोसिंथेसिस करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड करते वक्त लेटर ऑन दिखता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मटी है, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मटी भी हो सकता है साथ में, तो हम उनका भी एमनियोसिंथेसिस, उस पेशेंट्स में भी एमनियोसिंथेसिस करते हैं। कंजेनिटल इन्फेक्शंस, टॉर्च इन्फेक्शंस इज अनदर इंडिकेशन जिसमें अगर हमको पता करना चाहिए कि बेबी में एक्चुअली टॉर्च इन्फेक्शन है कि नहीं, तो भी हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं फॉर टॉर्च PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें एमनियोसिंथेसिस करने की ज़रूरत पड़ सकता है। बहुत सारे लोग घबराते हैं कि ये एमनियोसिंथेसिस बड़ा डेंजरस प्रोसीडियर है, यूट्रस के अंदर नीडल डालता है, लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं है। मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि कोई स्पेशलिस्ट मेरे जैसे अगर ये करे एक्सपर्ट हैंड्स पे, तो जो प्रॉब्लम ऑफ मिसकैरेज है वो 0.03% होता है। एमनियोसिंथेसिस एक्चुअली प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीडियर्स में से सबसे सेफेस्ट प्रोसीडियर है, जिसे हम बेबी से कुछ टिश्यूज निकाल के हम उसका डायरेक्ट जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, द कॉमनेस्ट टेस्ट इज फॉर कैरियोटाइप या तो फॉर इन्फेक्शंस। तो इन चीज़ों के लिए एंड जेनेटिक, अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं। तो पहले हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि प्लासेंटा किधर है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि एमनियोसिंथेसिस ओनली आफ्टर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, जबकि हम कोरियन विलस सैम्पलिंग एज अर्ली एज 10 वीक्स पे हम कर सकते हैं, यूजुअली 11 to 12 वीक्स पे। एमनियोसिंथेसिस में हम एक बहुत फाइन नीडल लेते हैं, और ये नीडल 22 गेज की है। ये इसके अंदर एक स्टिलेट है, और इसको हम डाल देते हैं अंडर कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इनटू द मैटरनल एब्डोमेन, पेट से और यूट्रस के अंदर से जो बेबी की चारों तरफ पानी है उसमें हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम ये स्टिलेट हटा देते हैं, डाल के एक सिरिंज अटैच करके हम अबाउट 20 ml फ्लूइड निकाल लेते हैं। फिर हम नीडल निकाल लेते हैं। ये जो फ्लूइड है फिर हम जो जेनेटिक टेस्ट या जो भी टेस्ट हम चाहते हैं उसके लिए हम जेनेटिक लेबोरेटरी में भेज देते हैं। आपको लगेगा कि ये यूट्रस के अंदर जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं है। अगर कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे कि फाइब्रॉइड्स या देयर इज ब्लीडिंग, अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो द रिस्क ऑफ मिसकैरेज वो बहुत कम है, 0.03% इन एक्सपर्ट हैंड्स। प्रोसीजर हो जाने के बाद हम बेबी का हार्ट बीट दिखा देते हैं कि बेबी का हार्ट बीट सही है। अगर आप एमनियोसिंथेसिस नहीं करें, कई बार अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस एमनियोसिंथेसिस नहीं करने से भी तो हो जाता है, रास्ता क्रॉस करने से भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है ना। सो ये एमनियोसिंथेसिस जब ज़रूरत होता है और जब इसकी फ़ायदा इसके रिस्क से ज़्यादा है तो ये वेरी सेफ प्रोसीडियर
inexperienced hands.